सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए 14 रुपए 30 पैसे का प्राइस है और बीजेड में अब ये स्टॉक शामिल हो चुका है। बीजेड होता क्या है, काफी सारे सवाल होंगे, उसका भी जवाब देंगे। बट यहाँ पर ना आप देखेंगे तो 23 अप्रैल तक कोई भी रिजल्ट आपके सामने नहीं रखा गया है, जिसकी वजह से बीजेड में एंट्री हुई। लेकिन यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन आया और काफी बड़ा नोटिफिकेशन आया। 50 लाख की पेनल्टी लगी पहली बात, और 2 साल के लिए यहाँ पर बैन कर दिए गए। इसके साथ साथ 10 साल तक यहाँ पर जो है नए ऑडिटर नहीं बन सकते हैं किसी कंपनी के। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सर्च करने पर फ्राइडे के दिन एक्चुअल में आपको जो है ब्रैडकॉम ग्रुप का स्टॉक नहीं देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि बीजेड में आ चुका था। अब दोबारा हमें सर्च कर इसको लगाना था। बीजेड बेसिकली है क्या? बीजेड का मतलब ये है कि भैया यहाँ पर आपको बताना कि कंपनी ने कोई भी इशू को सॉल्व नहीं किया है, जो कि कंप्लेन करी गई थी रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से, और बाकी किसी इशू पर काम नहीं कर रही है। तो ना तो रिटेल की बात यहाँ पर सुन रहे हैं, उस पर कोई जवाब नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ जो बेसिक कंप्लायंसेस है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, जैसे क्वार्टरली नंबर्स देना, कुछ और सडन इन्फॉर्मेशन देना जो मांगी गई हो, तो इन सब से फेलियर यहाँ पर हासिल हुआ हो। ऐसे में एक्सचेंजेस जो है वो यहाँ पर आपको बीजेड में लाकर खड़े कर दी। तो ये एक बड़ी बात है, ताकि लोगों को पता चले, आने वाले या नए इन्वेस्टर्स को पता चले कि बीजेड में ये स्टॉक है। और ऐसे में बीजेड का, अब ये ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं बीजेड, लेकिन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते और इससे पीछे हट जाते हैं। सिंपल सी बात है, पीछे हट जाते हैं। लग रहा था वॉल्यूम जो है गिर जाएगा, लेकिन वॉल्यूम गिरा नहीं, लेकिन गिर जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये वॉल्यूम गिर जाएगा। तो यहाँ पर नोटिस आता है NFRA। अब ये बहुत बड़ा नोटिस जारी करा गया है और सारी की सारी बातों को समझाया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये नोटिस काफ़ी बड़ा है, 12 पन्नों का है, और इसमें ध्यान से देखना है, जिसमें आपको जो है एग्जीक्यूटिव समरी देखने को मिलेगी, इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में, यानी कि आप जानते हैं वो बातें जो ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर है, उसके बारे में दोबारा यहाँ पर बताया गया। इसके साथ साथ मेजर लैप्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन विद NFRA के साथ जो नॉन कॉर्पोरेशन हुई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है एक तरीके से बताया गया है NFRA की तरफ से। आर्टिकल ऑफ चार्जेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, जो कि यहाँ पर ऑडिटर की तरफ से किया गया है, तो उसके बारे में बताया गया। 5वीं सबसे बड़ी बात, पेनल्टी और सैंक्शंस यहाँ पर लगाए गए हैं। क्यों लगाए गए हैं वो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5वां, उससे पूरा पन्ना ही समझ में आ जाता है। तो देखिए एग्जीक्यूटिव समरी में मैं आपको सीधा बता दूं, ये यहाँ पर ना आपका FY 2014 से 2022 तक ये यहाँ पर चल रहा है, यानी कि आपका जो है ये ऑलमोस्ट आप देखोगे जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, बता दिया था NFRA। शायद ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, अभी कंपनी के ऊपर आना है, ऑडिटर निपटा है, अभी कंपनी के ऊपर अभी ये बात आएगी और ऑडिटर के ऊपर समझ में आ गया और फाइनल डिसीजन कहीं ना कहीं ले दिया गया, क्योंकि जो पेनल्टी लगाई गई है वो एक फाइनल डिसीजन में ही गिने जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें बताया गया कि किस तरीके से मिसकंडक्ट की गई ये चीज़ें, सर्टिफिकेट जो है वो किस तरीके से फर्जी जमा करे गए, और कंपनी से जब भी डॉक्यूमेंट मांगे गए तो कुछ ना कुछ बहाना बनाया गया है। और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ऑडिटर छुपा रहा है, छुपाने में मदद कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है इसको बेनिफिट भी मिला है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में, ये अभी तक बात छुपी हुई थी। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में ऑडिटर को 3.5 करोड़ शेयर्स यहाँ पर जारी करे गए थे, और वो किस भाव पर बिके होंगे ये नहीं पता। क्या उसने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बाद उसने 100-150 रुपये पर बेच दिया? 150 पर बेचा है तो लमसम 450 करोड़ रुपए बंदे ने खा लिए, ये सामने समझ में आ रहा है। खैर उसके ऊपर जाते हैं, बट BGL यहाँ पर डज नॉट रिकॉग्नाइज इम्पेयरमेंट लॉस इन इट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज। तो सब्सिडरी में जो 126.52 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया वो थोड़ा सा हेर फेर दिख रही है, जिसके ऊपर अभी तक जवाब नहीं आया है। इसके साथ साथ 1280 करोड़ रुपए का असेट इम्पेयरमेंट है, जो कि यहाँ पर अकाउंटिंग में नहीं जोड़ा हुआ है। इस बात को आप समझिए, ये यहाँ पर कहना चाह रहा है NFRA। अब सीधी सी बात है, आप फर्जी डॉक्यूमेंट जमा करते रहेंगे तो NFRA यही कहेगा एट द एंड ऑफ द डे, भाई साहब आपने यहाँ पर जो है सारे कंप्लायंसेस जो है वो उड़ा दिए हैं, आप बिल्कुल एकदम गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं, और आप यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं
2 उसमें है, तो ऐसे में आपके ऊपर में पेनल्टी और यहाँ पर बैन करता हूँ। इससे ज़्यादा NFRA क्या करेगा? क्या इस मामले को और खींच देगा? नहीं खींचेगा। तो ऑडिटर का तो फैसला हो गया, जो पुराने ऑडिटर थे उनका तो हो गया। इसके साथ साथ ध्यान रखिए कि यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, उसके साथ साथ जो ओवर स्टेटमेंट दिया गया है प्रॉफिट का 504 करोड़ रुपए का, वो थोड़ा सा मिसमैच रॉन्गली है, तो उसके ऊपर भी है। अब यहाँ पर बताया ये गया है कि कंसोलिडेटेड, ये समझ में नहीं आ रहा है बॉस कि क्या मामला अभी तक सीमित सिर्फ और सिर्फ 2020 तक ही है। अब ये समझने वाली बात 2020, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है उस तरीके से, क्योंकि बात सिर्फ चल रही है FY21 से FY22 तक की, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही है 2020 से 2021 तक की, क्या मामला वहीं तक ही सीमित है? तो वो चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई, क्लियरली यहाँ पर नहीं दी है। लेकिन जिस तरीके से FY दे रहे हैं इसमें, अगर वही चीज़ है तो मामला 2020-2021 तक ही सीमित है, उससे आगे नहीं बढ़ा है, ऐसे में बताया जा रहा है। चलो ठीक है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ BGL डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। तो जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंपनी का एक रियल पोजीशन नहीं बताती है, रियल फेयर व्यू नहीं बताती। ये यहाँ पर क्या गया है, BGL की जो ओवर सब्सिडरीज हैं, ओवरसीज सब्सिडरीज, जो कि मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल सब्सिडरीज, अब चाहे वो इजराइल की हो या वगैरह वगैरह की हो, ठीक है। यहाँ पर बता रहे अकाउंटिंग रिकॉर्ड वर फाउंड टू बी अनरिलायबल with the expenses being capitalized in a single journal entities and lacking detailed breakdowns। तो भैया ये सब मामला चल रहा है। यहाँ पर जो आपके ओवरसीज सब्सिडरीज हैं उनसे भी जो एक स्टेटमेंट मिल रहा है वो भी आप ये समझिए कि रॉन्ग है, वो इधर उधर करके मिल रहा है। अब वो कहाँ तक का है ये समझने वाली बात है, वो नहीं यहाँ पर लिखा हुआ, मेंशन नहीं है ये चीज़। और जो एक्सटेंशन जो लिए गए हैं UDIN जनरेटेड, यहाँ पर डिटेल है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये रहा आपके सामने डेट 31/7/2023 से 12/9/2023, 2 महीना ऑलमोस्ट, नहीं 1-1.5 महीना, 1 महीना के अराउंड ही है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो एक्सीडेंट लेग फ्रैक्चर्ड, 1 महीने का एक्सटेंशन लिया गया था, ठीक है। एक्सीडेंट लेग फ्रैक्चर्ड यहाँ पर बताया गया, चलो ठीक है। यहाँ पर आपका फिर बात आती है 13/9/2023 से 29/9/2023, लास्ट मंथ एक्सीडेंट का ही यहाँ पर जो बहाना बताया गया, 8 हफ्ते का एक्सटेंशन मांगा गया, ठीक है भैया। यहाँ पर जब बात आई 30/9/2023 से 31/10/2023, वायरल फीवर हो गया साहब को, और यहाँ पर जो है आगे बढ़ गए, ठीक है भैया। यहाँ पर और यहाँ पर एक बार कोशिश करेगी 14/10/2023 से 14/11/2023, प्रीवियस एक्सीडेंट एंड प्रीवियस वायरल फीवर। उसके बाद एक और बार कोशिश करिए 2024 मार्च 20 को, यानी कि 20 मार्च 2024 से 19 अप्रैल 2024। बताओ, इतना सब चलता था, तो ऐसे में सेबी क्या करेगी? वायरल फीवर का ही यहाँ पर बहाना बनाया गया और यहाँ पर आगे बढ़ गए भाई साहब। अब बात करते हैं पेनल्टी। तो ये नोटिफिकेशन कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन समझने की बात है, और अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये क्या, ये 2021 से ऊपर का है, 2020-2021 से ऊपर का है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब इतनी चीज़ें जो है वो ये गलत कर सकते हैं, जो भी मामला है वो उतना ही टिका हुआ है। ये 1280 करोड़ और ये इन्वेस्टमेंट का वही असेट इम्पेयरमेंट वाली बात, 3 करोड़ शेयर्स जारी करे गए ऑडिटर को, तो वो सब यहाँ पर जो है पाया गया है। उसके ब्याह पर फाइनली यहाँ पर जो है पेनल्टी लग चुकी है और इनको हटा दिया गया 2 साल के लिए। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पेनल्टी जो है वो क्यों लगाई गई है, क्योंकि ये जो स्टैच्यूटरी ऑडिट कर गए हैं, जो प्रोवाइड करे गए हैं, वो यहाँ पर स्टेक होल्डर्स को वो बिल्कुल यूज़फुल है ही नहीं। मतलब अपने काम को बिल्कुल गलत तरीके से करना। और ये स्टॉक लिस्ट है, ये कंपनी लिस्ट है, इसलिए यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट और है, तो पब्लिक का यहाँ पर जो है बर्बादी होना,
तो ये यहाँ पर NFRA का कहना है। दूसरा यहाँ पर और चलेंगे तो यहाँ पर मिनिमम पनिशमेंट की बात करी है और मैक्सिमम कितना हो सकता है वो भी तय करी गई है। तो उस हिसाब से ही यहाँ पर जो है एक डिसीजन लिया गया है, बाकी सब वही है। एंड फाइनली यहाँ पर इम्पोज करी गई है पेनल्टी 50 लाख रुपए की PCN एंड एसोसिएट जो कि ऑडिट फर्म थी, ठीक है, और CA गोपाल कृष्णा जो कि यहाँ पर जो है एंगेजमेंट पार्टनर थे। इन एडिशन यहाँ पर PCN एसोसिएट एंड CA गोपाल कृष्णा कंडुला आर डिबार्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years 10 years respectively from being appointed as an auditor or internal auditor or from undertaking any audit in respect of the financial statement or internal audit of the function and activities of any company or any or body corporate. So that ही है। और ये कल के दिन जारी किया गया, यानी कि कल के दिन जो डेट थी वो थी 26 अप्रैल। यहाँ से 30 दिन के अंदर सीधा ये बिल्कुल एक इफेक्टिवली हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ऑडिटर ने अपने साथ कर दिया है बिल्कुल गलत। जाओ जो पैसे कमाए हैं वो खाओ जाकर। कुल मिलाकर ये बात आती है, जो कमा लिया हट जाओ यहाँ से। एंड लास्ट आप देखिए करना क्या है। आपके मन में सवाल होगा कि अब क्या करें, क्या डरने की बहुत बड़ी बात है, क्या मंडे के दिन यहाँ पर जो है बिग क्रैश हो जाएगा, पता नहीं है। बट अगर आप देखें तो बिग क्रैश की जो बात है वो अभी इस नोटिफिकेशन से कुछ लग नहीं रहा है। यहाँ पर ये समझ में आ गया कि ब्रैडकॉम ग्रुप का मामला जो है वो फाइनली अब सॉल्व होने को आ चुका है, ऑडिटर उसमें नप चुका है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये मान लिया गया है जिस तरीके से मैनेजमेंट जो है वो मिसमैनेजमेंट कर रही है चीज़ें, और यहाँ पर जो है फर्जी चीज़ें कर रहे हैं और उसमें मदद करी ऑडिटर ने, तो ऑडिटर नप गया। अब बारी आनी है मैनेजमेंट की, अब बारी इनकी आनी। अब इनके ऊपर क्या क्या लगता है अपने को नहीं पता, लेकिन अब इनकी बारी आ रही है। सीधी सी बात है, NFRA अब यहाँ पर जो है ऑडिटर के ऊपर तो बोल चुका है, कंपनी के ऊपर अब देखें भैया क्या निकल के आता है, वो असली तय करेगा। क्या मंडे को दिन अगर मिल जाए ठीक ठाक रेट पर बेच के निकल जाए, ये आपका चॉइस है। मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूँ कि यहाँ पर दिक्कतें बहुत हैं, जरा सोच समझ के कदम रखिएगा। ये बड़ी बात, खोने और पाने की बात है, ये तो बात की बात है। बट यहाँ पर जो है आपके पास उतने ही शेयर होने चाहिए कि अगर कुछ हो भी जाए बाई चांस तो आप उस चीज़ को झेल सकें। क्या आप उस चीज़ को झेल सकते हैं? आपकी कैपेबिलिटी क्या बोलती है ये देखिए। क्या आप जो है वो उस फाइनल यहाँ पर जो है जो आएगा इनके ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, तब तक ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर टिक पाएंगे, टिक सकते हैं या नहीं टिक सकते हैं, ये आपके ऊपर। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई साहब अब बहुत हो चुका, अत हो चुकी है, मंडे के दिन जो प्राइसिंग मिले बेच के निकल जाइए, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर बहुत लोगों को शंका है लेकिन दम नहीं हो रही है बेचने की, मैं आपको एक बात बताऊं, दम नहीं हो रही है छोड़ दो, ठीक है भाई, लेकिन एक टाइम सोचिए कि चलो कुछ सॉल्व हो गया ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, कुछ चीज़ें सही हो गई। इवन जो फाइनल यहाँ पर आई उसमें इनको पेनल्टी लग गई, पेनल्टी लग के सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है भाई, आगे बढ़ गए। तब भी मुझे बताइए कि क्या स्टॉक लगातार रैली कर जाएगा? नहीं कर पाएगा। किसी ना किसी टाइम पर ये कहीं ना कहीं तो रुकेगा, किसी एक प्राइस पर आके रुकेगा। चाहो तो अभी यहाँ पर निकल कर अपने डर को कम करके आप उस जगह पर बाई कर लेना, ठीक है, सीधी सी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके हाथ से 15 रुपये, 12 रुपये, 10 रुपये निकल जाएंगे ना, इतना ही रैली करेगा स्टॉक पहली बार में। उसके बाद कहीं ना कहीं थकेगा जाकर एकदम। गाड़ी चाहे जितना भी आप दूर हो, चाहे जितना आप तेल अच्छा डलवा लीजिए, लेकिन एक जगह पर कार जो है वो रोकनी पड़ेगी। वैसे ही यहाँ पर तो आप चाहे उस वक्त कर लीजिएगा, आपके ऊपर है, जैसा भी आप करना चाहें, सिंपल सी बात है। बाकी इस मामले से ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर जो है आपका स्टॉक लोअर सर्किट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, इस बात को समझिए। बाकी जो पहली बातें जो हैं वो अभी भी वही है, बदली नहीं है। बस ऑडिटर यहाँ पर जो है ये फाइनल हो चुका है कि ऑडिटर ने गड़बड़ी करी है, पेनल्टी लग चुकी है और भारी भरकम यहाँ पर जो है दबाव उस पर डाल दिया, अब वो झेलेगा। तो ये सारी चीज़, सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा।
आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और आप वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।